अभी तो। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने तकरीबन ये माउथ कैविटी किया था, फेरिक्स किया था और ऑसोफेगस, ये तीन चीज़ें डिस्कस की थी। तो आज जो है हम स्टमक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं स्टमक से। ये स्टमक की शेप है। ये आपको किस लेटर की तरह लग रही है, ये स्टमक की शेप? सर जे शेप। जे जे शेप्ड, इसलिए हम स्टमक को क्या कहते हैं? जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल जे की तरह। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है ओसोफेगस में और स्टमक के दरमियान, इसको हम कहते हैं ओसोफेगल स्फिंक्टर। या इसका दूसरा नाम क्या है, किसी को याद हो? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। सर कार्डियक स्फिंक्टर। जी, कार्डियक स्फिंक्टर इसे हम कहते हैं। और इसी तरह एक ओपनिंग जो है वो फिर इधर स्टमक की लोअर बाउंड्री और स्मॉल इंटेस्टाइन जो शुरू हो रही है उसके दरमियान होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इन स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है कि ये मूवमेंट जो होती है उसे कंट्रोल करते हैं कि यहाँ से जब बोलस यहाँ तक आएगा तो वो यहाँ से वापस शिफ्ट ना हो, इसी इससे आगे ही जाए। इसी तरह जब यहाँ वो बोलस कायम बन जाता है तो कायम यहाँ से इस तरफ जाए, वापस ना जाए। ये स्फिंक्टर्स का बेसिकली काम होता है। ये आपको फोल्ड्स नज़र आ रहे होंगे, ये स्टमक की वॉल्स में फोल्ड्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रूगी। इनका काम क्या होता है कि जब आपका मैदा खाली होगा तो ये इस तरह फोल्ड्स बन जाएंगे। जैसे ही खाना आना शुरू होगा तो ये फोल्ड्स जो हैं ये खुलना शुरू हो जाएंगे। उससे ये होगा कि आपके स्टमक का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो खाना आ रहा है उसको वो इकोमोडेट कर लेगा। जैसे ही वो खाना हज़म हो गया यहाँ से इंटेस्टाइन में चला गया, अगेन ये आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ये इसके जो मतलब रिलैक्स हो जाएगा और इसमें ये फोल्ड्स वगैरह दोबारा आ जाएंगे। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनका काम होता है कि स्टमक के साइज़ बढ़ाने में मदद देते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रोगी। द स्टमक इज़ अ जे शेप्ड डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। ये सारी है तो एलिमेंट्री कनाल ही, उसका ही एक पोर्शन है। सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारी ये होती है, ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, इसको हमने 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से 3 हिस्से किए और यहाँ से 3 हिस्से किए। जो सेंटर में है इसे हम क्या कहते हैं? अम्बिलिकल रीजन। इसके ऊपर जो है इसे हम कहते हैं एपिगेस्ट्रिक रीजन। इसके नीचे जो है इसको हम कहते हैं हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। इस वाले रीजन को हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इस साइड वाला हो जाता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। यहाँ पे है राइट लंबर रीजन, तो इधर हो गया लेफ्ट लंबर रीजन। और यहाँ पे है राइट इलियक रीजन, तो यहाँ हो गया लेफ्ट इलियक रीजन। ये हमने खुद एब्डोमिनल कैविटी को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि स्ट्रक्चर्स को हम अच्छी तरह समझ लें। अभी जो स्टमक है ये आपको कहाँ कहाँ नज़र आता है? इस रीजन में नज़र आता है, इसे हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी स्टमक है और ये अम्बिलिकल रीजन में भी है। तो इन 3 रीजन्स में आपको स्टमक पड़ा हुआ नज़र आता है नॉर्मली। यही बात यहाँ बताई हुई है, सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब आपको एमसीक्यूज में ऐसे सवाल आ सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के कितने पोर्शंस हैं, तो वो 9 पोर्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द स्टमक। अब क्योंकि एनाटमी है तो इसमें हम हर स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट देखते हैं कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर लेफ्ट राइट साइड पे क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो भी हम स्टमक के देखते हैं। इंटीरियरली इसमें क्या है? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये देखें, ये जो स्टमक है ना तो उसके आगे ये लीवर पड़ा हुआ होता है इस तरह। ये जो लीवर का हिस्सा है इसको हम राइट लोब कहते हैं, दाईं तरफ का लीवर का हिस्सा है इसको लेफ्ट लोब कहते हैं, ये लेफ्ट लोब है लीवर का। तो ये स्टमक के आगे ही पड़ा हुआ होता है। तो इंटीरियरली हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, या आप सिंपली लीवर भी कह सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ जो एब्डोमिनल वॉल इसके आगे होगी वो 2 चीज़ें। तो स्टमक के आगे हमारे पास क्या है? एक लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है और दूसरा क्या है? एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली देखते हैं हमारे पास आता है एब्डोमिनल एयोटा, जो बेसिकली एब्डोमेन की ब्लड वेसल्स हैं, पेंक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। ये अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पे ये हमारा स्टमक है, इसके पीछे अगर आप देखेंगे ये आपको किडनी नज़र आ रही है।
किडनी इसके पीछे होती है, तो लेफ्ट किडनी इसके पीछे आ गई। और किडनी के ऊपर छोटे से ये ग्लैंड होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ये दोनों किडनीज पे होते हैं, इस किडनी के ऊपर भी है और इस किडनी के ऊपर भी है। इसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। तो दो चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि स्टमक के पीछे हमारे पास एक ये है लेफ्ट किडनी और उसके साथ ऊपर उसके क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स। किडनी के साथ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्प्लीन बोल रहे हैं, तो स्प्लीन आ गया, स्प्लीन भी इसके पीछे होता है। उसके अलावा ये ब्लड वेसल्स हैं अयोटा की, एब्डोमिनल अयोटा की, वो भी इसके पीछे आ गई हैं। और कुछ रह गया, पेंक्रियाज रह गए। पेंक्रियाज ये पड़े हैं, ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है येलो येलो, ये पेंक्रियाज। तो ये स्ट्रक्चर्स इसके पीछे हैं। क्या क्या स्टमक के पीछे है, पेंक्रियाज आ गए, लेफ्ट किडनी आ गई, उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड आ गया, एब्डोमिनल अयोटा आ गया हमारे पास, और स्प्लीन। ये 4-5 स्ट्रक्चर्स इसके पीछे होते हैं। सुपीरियरली डायफ्राम, ऑसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। सुपीरियरली इसके अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑसोफेगस आ गया, क्योंकि ऑसोफेगस ही आगे आगे स्टमक बना रहा होता है। ये जो लीवर इसके सामने हमने पढ़ा कि इंटीरियर होता है, ये इसके सुपीरियर भी थोड़ा बहुत होता है, तो एक ये चीज़ आ गई। और दूसरा हमने डायफ्राम मसल को डिटेल में पढ़ा था कि लंग्स के वो नीचे होता है, तो वो इसके स्टमक के ऊपर आता है। ये इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने डायफ्राम ये दिखाया हुआ है, कट सा सेक्शन, ये डायफ्राम इसके स्टमक के ऊपर आता है। इनफेरली हम देखें तो ट्रांसवर्स कोलोन आता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक यहाँ ख़त्म होता है, साथ स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है और ये नीचे की तरफ जाती है, तो इसके इनफेरली हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई। उसके साथ साथ हमारे पास एक ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। तो स्टमक के नीचे हमारे पास एक ट्रांसवर्स कोलोन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम जो है वो इसके नीचे आ जाता है। ये यूँ होता है कि स्टमक से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है और ये जब ख़त्म होती है इस पोर्शन पे जिसको हम इलियम बोलते हैं, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। ये पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर यूँ जाती है, फिर नीचे आती है और फिर रेक्टम के थ्रू एनस तक की जाती है। तो इसने बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर किया हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन ने। तो स्टमक के नीचे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, एक स्मॉल इंटेस्टाइन हमें मिलेगी और एक ये वाला हिस्सा सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। इसकी आगे डिटेल आएगी जब हम लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। टू द लेफ्ट अगर हम देखें तो डायफ्राम एंड स्प्लीन हमें नज़र आता है। ये स्प्लीन था तो ये इसकी लेफ़्ट साइड पे है और साथ डायफ्राम मसल भी ऊपर आ जाएगा तो वो भी इसकी लेफ़्ट साइड पे होगा। टू द राइट देखेंगे तो हमारे पास लीवर एंड ड्यूडेनम आएगा। ये इसकी राइट पे देखें तो ये लीवर पड़ा हुआ है और साथ साथ ये ड्यूडेनम का पोर्शन जो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ड्यूडेनम भी इसके राइट पे आएगा। यहाँ तक कोई सवाल हो, किसी को कुछ ना समझ आया हो, कोई रिलेशन, तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलता। सर आगे चलो। चलो ठीक है। उसके बाद अब ये तो हमने रिलेशंस देख लिया, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक ज़रा देख लेते हैं। स्टमक इज कंटिन्यूस विद द एसोफेगस एट द कार्डिक स्फिंक्टर एंड विद द ड्यूडेनम एट द पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। इट हैज़ टू कर्वेचर्स, द लेसर कर्वेचर इज शॉर्ट, लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टमक। दो इसके कर्वेचर होते हैं, एक लेसर कर्वेचर है, दूसरा हमारे पास होता है ग्रेटर कर्वेचर। दो कर्वेचर हैं। लेसर कर्वेचर नाम से जाहिर है कि एक कम कर्वेचर होगा। ये किस सरफेस पे होता है, स्टमक की पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। और एंटीरियर सरफेस पे क्या होगा, कर्व ज़्यादा होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटर कर्वेचर। वेयर द ऑसोफेगस जॉइंस द स्टमक द एंटीरियर रीजन एंगल्स एक्यूटली अपवर्ड्स। जैसे ऑसोफेगस स्टमक को ज्वाइन करती है तो स्टमक थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ कर्व लेता है, कर्व्स डाउनवर्ड फॉर्मिंग द ग्रेटर कर्वेचर। और ये जो ऊपर गया और फिर नीचे आया, इसको हमने क्या कह दिया, ग्रेटर कर्वेचर कह दिया। एंड देन स्लाइटली अपवर्ड्स टुवर्ड्स द पाइलोरिक स्फिंक्टर। जब ड्यूडेनम की तरफ जाता है तब भी ये ऊपर की तरफ मूव करता है। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये है हमारे पास, ये जो इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे ये कर्वेचर है, इसको हमने क्या कहा है, लेसर कर्वेचर। और जैसे ही ऑसोफेगस स्टमक में जुड़ी तो स्टमक पहले ऊपर की तरफ गया, फिर डाउनवर्ड इसने कर्व किया, इसको हमने क्या कह दिया, इस कर्व को ग्रेटर कर्वेचर, क्योंकि ज़्यादा कर्व है एज़ कम्पेयर टू ये। और उसके बाद ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जा रहे हैं तो दोबारा थोड़ा अपवर्ड की तरफ मूव करता है और फिर उसमें एंटर होता है। ये इसके कुछ कर्वेचर्स हैं। The stomach is divided into three regions, the fundus, body and the pylorus.
ये लास्ट फिजियोलॉजी वाली क्लास में भी आपको बताया था। इसको हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला रीजन है स्टमक का, इसको फंडस कहते हैं। उसके बाद बॉडी शुरू होती है और एंड में हमारे पास पाइलोरस पार्ट होता है। ये एक एंट्रम लिखा हुआ है। ये पाइलोरस का जो इंटीरियर पार्ट है, इस तरफ जो बॉडी के साथ अटैच होता है, उसको हम एंट्रम बोलते हैं। तो मेनली इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला ऊपर वाला पार्ट फंडस, दरमियान में बॉडी और एंड में पाइलोरस। At the distal end of the pylorus is the pyloric sphincter guarding the opening between the stomach and the duodenum. When the stomach is inactive, the pyloric sphincter is relaxed and open, and when the stomach contains food, the sphincter is closed. अब ये इसी बात कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो जब स्टमक मतलब एम्प्टी होता है, कोई काम नहीं कर रहा है, रिलैक्स है, तो ये ओपन हो जाता है। जैसे ही इसमें फूड आता है तो फ़ौरन बंद हो जाता है कि पहले ये अपने यहाँ जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सारा हो जाए, उसके बाद ये खुलेगा ताकि फिर वो आगे फूड ट्रांसफ़र हो। फिर उसके बाद आती है वॉल्स ऑफ स्टमक। अगर आपको पहले लेक्चर में याद हो, हमने कहा था कि पूरे एलिमेंट्री कनाल में हमारे पास जो मसल लेयर हैं वो 2 बने हुए होते हैं, जिसमें एक लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं और एक सर्कुलर फाइबर्स होते हैं। स्टमक एक वाहिद वो है पोर्शन एलिमेंट्री कनाल का जिसमें 3 मसल्स होते हैं। एक इनर ओब्लिक मसल्स भी होते हैं। ओब्लिक मतलब होते हैं तिरछे तिरछे 3 फाइबर्स होते हैं। अब इसमें ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी आगे रीज़न आएगी। In this respect, the stomach is different from other regions of the alimentary canal as it has 3 layers of muscle instead of 2. अब MCQs में आपको यूँ भी सवाल आ सकता है कि एलिमेंट्री कनाल का कौन सा रीजन है जहाँ 3 मसल्स होते हैं, तो वो स्टमक है। This arrangement allows for the churning motion, characteristics of gastric activity as well as peristaltic movement. ये 3 लेयर ऑफ मसल्स यहाँ क्यों आए? एक तो चर्निंग मोशन होता है कि फूड ने सारा डाइजेस्ट होना होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है, उसके लिए ज़्यादा मूवमेंट स्टमक को चाहिए थी, तो अल्लाह ताला ने वहाँ 3 मसल्स लेयर्स लगा दी। और दूसरा क्या है हमारे पास, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो आगे खाना ट्रांसफ़र करना है उसकी भी मदद के लिए यहाँ पे मसल्स ज़्यादा हैं। सर्कुलर मसल जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर, लोअर एंड जो होता है स्टमक का, वहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सर्कुलर मसल। न्यूमरस gastric glands are situated below the surface in the mucous membrane and open onto it. mucous membrane जो है इसकी, उसके नीचे हमारे पास gastric glands होते हैं, जो अगर आपको फिजियोलॉजी वाली क्लास में याद हो, मैंने आपको बताया था वो चीफ सेल्स थे जो सिक्रेट कर रहे थे बेसिकली वो HCl और पेप्सिनोजन वगैरह। ये उन ग्लैंड्स की बात हो रही है कि म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे वो ग्लैंड्स होते हैं। They consist of specialized cells that secrete gastric juice into the stomach. ब्लड सप्लाई अगर हम स्टमक की देख लें तो आर्टीरियल सप्लाई जो है वो इसको मिलता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से, अ ब्रांच ऑफ सीलिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज। और वीनस ड्रेनेज जो है इन्हीं नेम से जाता है, सिर्फ वहाँ पे आर्टरी की जगह वेन आ जाता है। स्टमक हो गया कंप्लीट। कोई सवाल अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ लें, नहीं तो आगे इंटेस्टाइन में जाते हैं। सर ये पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर ये क्या है? पाइलोरस जो है ना ये हमारे पास 3rd पार्ट है स्टमक का। ये यहाँ से स्टमक शुरू हो रहा है जहाँ ये लाइनें लगी हुई हैं, और ये यहाँ तक स्टमक होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट जो ऊपर वाला होगा ये हिस्सा, इसको हमने बोल दिया फंडस। उसके बाद जो हिस्सा हमारे पास आया दरमियान वाला, उसको हमने बोल दिया बॉडी। और जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस। तो पाइलोरस जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है, जिसका पहले पार्ट का क्या नाम है, ड्यूडेनम। तो इनके दरमियान अल्लाह ताला ने एक स्फिंक्टर, एक वॉल्व आप कहने वो लगाया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरस से उसका नाम निकला गया। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये हमारा स्टमक कंप्लीट हो गया। एंड अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ से हमने बात की, स्टमक जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो सबसे छोटा होता है, ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। इसके बाद जो ये शुरू होगा लाइट ऑरेंज सा या येलो सा आप कह सकते हैं, ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, जिजुनम। और ये जहाँ ख़त्म होता है तो उसके बाद एंड में हमारे पास आता है इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। यहाँ पे हमने बात की पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। इसी तरह जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर हो रही होगी, यहाँ पे भी एक वॉल्व होगा जिसे हम इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। ये आगे इसकी डिटेल आएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन आगे ओपन किस में होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में।
The small intestine is continuous with the stomach at the pyloric sphincter. Pyloric sphincter में ये stomach के साथ continuous है. The small intestine is a little over 5 meters long and leads into the large intestine at the ileocecal valve. जिस valve की मैंने भी बात की थी. लेंथ कितनी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की? 5 मीटर्स होती है. ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. ये कहाँ पड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन? ये एब्डोमिनल कैविटी में पड़ी हुई है. लंग्स कौन सी कैविटी में थे, कोई बताएगा मुझे? जी, थोरेसिक कैविटी में बेसिकली होते हैं. ऊपर हमारे जहाँ लंग्स वगैरह होते हैं ना, दिल वगैरह, वो थोरेसिक कैविटी होती है, उसके नीचे एब्डोमिनल शुरू होती है. तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स आके एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. इट लाइज इन द एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन. और इसको आगे सराउंड किसने किया होता है? लार्ज इंटेस्टाइन ने. In the small intestine, the chemical digestion of food is completed and absorption of most nutrients takes place. जितनी सारी जो डाइजेशन जो स्टमक में, बल्कि जो सलाइवा से शुरू हुई थी, अगर आपको फिजियोलॉजी वाला लेक्चर याद हो तो हमने बात की थी कि वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है. एमाइलेज एक एंजाइम कराता है. फिर जो है स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, वो जो पेप्सिन बना था. उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डाइजेशन है वो सारी कंप्लीट किधर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके ब्लड में जाते हैं. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस. द स्मॉल इंटेस्टाइन comprises 3 continuous parts. The duodenum is about 25 centimeter long and curves around the head of the pancreas. ये जो ग्रीन पोर्शन है ड्यूडेनम, इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर. और ये जहाँ कर्व कर रहा होता है यहाँ पे पेंक्रियाज पड़ा होता है, तो ये पेंक्रियाज के इर्द गिर्द इसका कर्व होता है ड्यूडेनम का. Secretions from the gallbladder and pancreas merge in a common structure, the hepatopancreatic ampulla, and enter the duodenum at the duodenal papilla. ड्यूडेनम में दो स्ट्रक्चर से सिक्रेशंस आ रही होती हैं. कहाँ से? गॉल ब्लैडर से और पेंक्रियाज से. जिस पोर्शन से वो इंटेस्टाइन में इंटर होंगे ड्यूडेनम में, उसको हमने क्या कह दिया? ड्यूडेनल पेपिला. ये डायग्राम से देखते हैं. ये हमारे पास है स्टमक. यहाँ से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट शुरू हुआ जिसको हमने नाम क्या दिया? ड्यूडेनम. तो ये हमारा है गॉल ब्लैडर जिसको पित्ता बोलते हैं, और ये हमारा है पेंक्रियाज जिसको लबलबा बोलते हैं. तो यहाँ से सिक्रीशन आती है और गॉल ब्लैडर से सिक्रीशन आती है. बेसिकली इससे एंजाइम्स वगैरह आ रहे होते हैं जो डाइजेशन में मदद देते हैं. तो ये दोनों जो हैं सिक्रीशन से एक ही ट्यूब में मिल जाते हैं, और वो ट्यूब जहाँ पे आके ड्यूडेनम में ओपन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनल पेपिला. ये बात क्लियर हुई कि? जी जी सर गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है? क्योंकि अक्सर वो कहते हैं ना कि अगर ख़राब हो जाए तो उसको ऑपरेट करके निकाल भी देते हैं. जी जी गॉल ब्लैडर की डिटेल फिजियोलॉजी में आएगी के फंक्शंस की. मेन फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लिपिड्स होते हैं ना, हम जैसे चर्बी वगैरह, फैट्स वगैरह, उनकी जो इमल्सिफिकेशन होती है, डाइजेशन होती है, उसके लिए एक फ्लूइड यहाँ से गॉल ब्लैडर से निकलता है, तो जो हेल्प करता है. इसीलिए जिन लोगों का गॉल ब्लैडर ख़राब हो जाए और ये रिमूव करना पड़ जाए, उन्हें फिर कहा जाता है कि वो ये लिपिड्स वगैरह या फैटी चीज़ें, फैट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ना खाएं या कम खाएं, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल डाइजेशन में गॉल ब्लैडर का होता है, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड निकलेगा जो बेसिकली लिपिड्स की मल्सिफिकेशन करता है. तो अगर ये आप रिमूव कर देंगे तो कहीं और से ये फ्लूइड नहीं आ सकता, जिसकी वजह से वो उसको फिर मसला होगा. और सर स्टमक कौन सी कैविटी में होता है? स्टमक भी इसी में होगा ना, एब्डोमिनल कैविटी में ही आएगा. और ये पेंक्रियाज है. पेंक्रियाज से फिर जो सिक्रीशंस आई और गॉल ब्लैडर के मिल गई, और जहाँ ये ड्यूडेनम में इंटर हुए उसे हमने क्या नाम दे दिया? ड्यूडेनल पेपिला. और जहाँ ये दोनों आपस में मिल गए, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, जहाँ पे दोनों ट्यूब्स आपस में मिल रही होती हैं. नेक्स्ट हमारा पार्ट जो है वो जिजुनम है. इज द मिडल सेक्शन. जी जी सर ये जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है ये कैसे होता है? इन्फेक्शन इसमें तो ना सर कोई एसिड होता है या ना मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, आती है? इन्फेक्शन तो किसी भी वजह से हो सकती है. देखिए अभी इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इंटेस्टाइन का, उसमें सारा ब्लड सप्लाई आ रही है. कोई ब्लड में कोई मसला हो गया, कुछ हो गया, तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पहुँच सकते हैं. यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो ड्यूडेनम की इन्फ्लेमेशन होगी. अगर वो आगे जुजिनम में आ जाती है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. ये तो किसी भी वजह से हो सकता है.
आप ये नहीं कह सकते कि कहीं एसिड वगैरह इसमें नहीं है या कुछ तरह की फ्लूइड नहीं है तो इसमें वो नहीं हो रहा। इंटेस्टाइनल फ्लूइड इसका भी होता है, तो वो इन्फेक्शन तो किसी भी वजह से हो सकती है। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है वो कितना है, 2 मीटर्स लॉन्ग। पहले हमने जो पढ़ा था वो कितना था, 25 सेंटीमीटर था ड्यूडिनम। उसके बाद जो दूसरा है वो 2 मीटर्स लॉन्ग है जूजिनम। उसके बाद हमारे पास है इलियम। टर्मिनल सेक्शन, लास्ट सेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इज अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग। ये 3 मीटर्स इसकी लेंथ है। एंड एंड्स एट द इलियोसिकल वॉल्व which controls the flow of material from the ileum to the cecum, the first part of the large intestine, and prevents regurgitation. सीकम अब हमारे पास क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। तो सीकम और इलियम के दरमियान जो वॉल्व है, इनके नाम से ही हमने उसका नाम रख दिया इलियोसिकल वॉल्व। काम इसका क्या है, वही बात है कि जो कायम या स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा वो रिवर्स ना हो सके। ये यहाँ पे भी आपको वही ओपनिंग दिखाई जा रही है वॉल्व की, इलियोसिकल वॉल्व की जहाँ पे आपके इलियम और ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये सीकम है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन। तो ये जहाँ ओपनिंग है यहाँ हमारे पास इलियोसिकल वॉल्व होता है, जो प्रिवेंट करता है कि खाना जब इधर आ जाए तो वो रिवर्स ना हो। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास सीकम है लार्ज इंटेस्टाइन का। Structure of the small intestine. The walls of the small intestine are composed of the 4 layers of tissue. A double layer of peritoneum called the mesentery attaches the jejunum and ileum to the posterior abdominal wall. The large blood vessels and nerves lie on the posterior abdominal valve. अब ये होता है कि पेरिटोनियम, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था, सीरस मेम्ब्रेन जो पूरी एब्डोमिनल कैविटी को कवर कर रही होती है, उसको हमने क्या नाम दे दिया, मेसेंट्री का नाम दे दिया है, जो क्या करती है इन दोनों पोर्शंस को स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्डोमिनल वॉल जो पोस्टीरियर है उसके साथ जोड़ती है। ये हमारे पास मेसेंट्री है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इस तरह जुड़ी हुई है। ये इस तरह होता है कि अगर ये साइड व्यू हम बॉडी का देख रहे हैं तो ये हमारे पास पोस्टीरियर वॉल होगी ना, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी। अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो हमने बात की 5 मीटर लॉन्ग होती है, पर उसकी जो अटैचमेंट है पोस्टीरियर वॉल से वो बहुत थोड़ी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। तो जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह लाइनें बनेंगी और इसको हम क्या कहते हैं, ये फैन शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। क्या बात हमने की, 5 मीटर लॉन्ग है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, पर जो पीछे एब्डोमिनल वॉल से वो बहुत थोड़े हिस्से से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से फिर वो इस तरह की फैन शेप्ड अपीयरेंस देती है। क्या चीज़ देती है, जिसे हम बोल रहे हैं मेसेंट्री। उसके बाद फिर मुकोसा इसका देख लेते हैं। द surface area of the small intestine mucosa is greatly increased by the permanent circular folds, villi and microvilli. अब ये होता है कि ये होता है ना, एक चीज़ की वॉल्व है यूँ सीधी है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्व इस तरह होती है, इस तरह उसमें फोल्ड्स ही फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स का क्या काम होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिकली करा सके। जो फोल्ड्स हैं उसको हमने क्या बोला, परमानेंट सर्कुलर फोल्ड्स। उसके बाद उनके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम विलाई बोलते हैं, और विलाई के ऊपर अगेन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो विलाई। ये 3 चीज़ें होती हैं। पहले हमारे पास सर्कुलर फोल्ड्स आ गए, उसके बाद विलाई आ गया और फिर माइक्रो विलाई। ये क्या है, इसको भी पढ़ते हैं। दे प्रमोट मिक्सिंग ऑफ काइम एज इट पासिस अलोंग। हमने पढ़ा था कि खाना फूड जब वो सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो बोलस बन जाता है। बोलस स्टमक तक आएगा, जब उसकी डाइजेशन होगी वो फिर क्या बन जाएगा, काइम बन जाएगा। तो यहाँ काइम की बात लिखी हुई है कि जो फोल्ड्स हैं क्या करते हैं, ये काइम की मिक्सिंग कराते हैं एज इट पासिस अलोंग, जैसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करते हैं। द विलाई आर टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द मिकोसल लेयर इनटू द इंटेस्टाइनल लूमन अबाउट 0.5 to 1 मिलीमीटर लॉन्ग। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, विलाई। देयर वॉल्स हैव टाइनी माइक्रो विलाई ऑन देयर फ्री बॉर्डर्स। और इनके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, टाइनी माइक्रो विलाई। इनकी भी आगे फर्दर प्रोजेक्शंस होती हैं विलाई की। एब्जॉर्प्शन एंड सम फाइनल स्टेजेस ऑफ डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन द इंटेरोसाइट्स। ये जो इंटेस्टाइनल वॉल के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, बिफोर एंटरिंग द ब्लड एंड लिम्फ कैपिलरीज। ये फाइनल डाइजेशन सारी इन्हीं में ही होती है इंटेस्टाइन में, इससे पहले कि वो ब्लड में एंटर हो। ये भी हम डायग्राम से देख रहे हैं। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये उसका हमने एक सेक्शन ले लिया और यहाँ से इसकी वॉल्व जो थी, इधर आप देखें तो इसकी वॉल्व कैसी है, यूँ इस तरह सर्कुलर, सीधी नहीं है इंटेस्टाइन की।
इसको अगर हमने बड़ा करके देखें एक को, तो ये हमारे पास बन गया विलाई। ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ये इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, और इसके नीचे एक विलाई में क्या क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह होते हैं। फिर अब एक सेल को अगर मैं बड़ा करके देखूं तो उसके ऊपर फर्दर इस तरह की प्रोजेक्शन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई। और इन माइक्रोविलाई से ही सारी एब्जॉर्प्शन वगैरह ब्लड में होती है न्यूट्रिएंट्स की। The intestinal glands are simple tubular glands situated below the surface between the villi. villi के दरमियान जो नीचे सरफेस है उसमें intestinal glands होते हैं. The cells form digestive enzymes that lodge in the microvilli and together with intestinal juice complete the chemical digestion of carbohydrates, proteins and fats. इन सब की digestion कंप्लीट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की स्टार्ट सलाइवा में ये होगी थी, प्रोटीन की किधर हुई थी, स्टमक में हुई थी, और फैट्स के इंटेस्टाइन में होती है। तो बाकी जो इसमें कुछ रह जाता है वो भी यहाँ पे इंटेस्टाइन में पूरी डाइजेशन हो जाती है। Numerous lymph nodes are found in the mucosa at irregular intervals throughout the length of the small intestine. lymph nodes होते हैं जिसके अंदर वो lymphocytes वगैरह होते हैं, white blood cells जो आपको immunity दे रहे होते हैं। These lymphatic tissues packed with defensive cells are strategically placed to neutralize ingested antigens. इनको ऐसी ऐसी जगहों पे रखा हुआ होता है बॉडी ने खुद ही नेचुरली कि जहाँ पे जो भी खाना खाएंगे उसमें कोई एंटीजेंस वगैरह हैं तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ब्लड सप्लाई देखें तो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और वीनस ड्रेनेज जो है वो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन से है, आर्टरी की जगह वेन आ गया। इंटेस्टाइन के हवाले से कोई सवाल है स्मॉल इंटेस्टाइन की तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते। कोई बात ना समझ आई हो? सर इसकी ना लेंथ का नहीं समझ आया जो आपने बताया थी। क्या चीज़ समझनी है? सर आपने स्मॉल इंटेस्टाइन का बताया था ना जो 5 मीटर लॉन्ग। जी जी। तो सर जो देते ना उसका फर्स्ट पार्ट वो 25 सेंटीमीटर कैसे होगा? नहीं देखे ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हुई ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ना ये 25 पर हो गया सेंटीमीटर। ये तो उन्होंने खुद डिवाइड किया है ना कि ये वाला हिस्सा ड्यूडेनम है, जूजिनम है, और ये जो है वो आगे इलियम है। तो ये 25 सेंटीमीटर, उसके बाद मेरे ख्याल से दूसरा 3 मीटर था या 2 मीटर था रफली, और आगे यूँ थे तो 5 मीटर तो पूरे हो गए ना। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 3 मीटर लिखा है तो एग्जैक्टली 3 मीटर ही हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं। उन्होंने खुद इंटेस्टाइन को डिवाइड किया है। वॉल जो है वो 5 मीटर है। पहला हिस्सा जो उन्होंने ड्यूडेनम बनाया वो कितना था, स्टार्ट से लेके 25 सेंटीमीटर तक था। उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट शुरू हो गया और फिर नेक्स्ट शुरू हो गया। ये डिवाइड किया हुआ अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए चीज़ों को। सर ये म्यूकोसा पे जो लिम्फ नोड्स जी होते जी। हैं इनका क्या काम है? लिम्फ नोड लिम्फ नोड्स जो हैं ये lymph हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। समझें ये एक लिम्फ नोड है ना, तो इसके अंदर लिम्फोसाइट्स पड़े हुए होंगे। लिम्फोसाइट्स क्या है, वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप होते हैं। अब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लेट्स सपोज शुरू हो रही है और ये जा रही है, मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ तक इसने जाना है। तो एक लिम्फ नोड इधर पड़ा हुआ है, तो एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है। इनका काम क्या है, ये रेगुलेट कर रहे हैं। जब यहाँ से कहीं यूँ जाएगा तो ये बीच में उसको चेक करेंगे कि कोई इसमें वो एंटीजेंस या माइक्रोब्स वगैरह तो नहीं है। अगर हैं तो उसको यहीं मार देंगे ताकि कोई भी जो है फॉरेन चीज़ या कोई एंटीजेंस वगैरह जरासीम वो बॉडी में आगे ना जाए। किसी ने इसको पास कर लिया तो ये दोबारा रीचेक करने के लिए कि यहाँ पे भी पड़े हुए, दोबारा देखते हैं कोई माइक्रोब वगैरह तो नहीं है। अगर यहाँ से भी निकल गए तो आगे एक और होगा, वो भी चेक करेगा। तो इसलिए लिम्फ नोड्स डिफरेंट स्पेसिस में प्लेसेस पे पड़े हुए होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कोई भी जर्म्स वगैरह तो उसको वहीं मार दें ताकि बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन इस तरह की चीज़ ना हो। उसके बाद हमारे पास आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम पार्ट ख़त्म हुआ था, तो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई थी। तो पहला इसका पार्ट हमारे पास क्या आता है, सीकम। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग कोलॉन। असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद जो है ये फिर सीधा जाता है और थोड़ा सा पीछे वाली साइड जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर ये नीचे आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर उसके बाद ये एक एस शेप्ड बनता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मॉइड कोलॉन। उसके बाद फिर हमारे पास रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद एनस आता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। पहला क्या है, सीकम, फिर असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन, फिर सिग्मॉइड कोलॉन, फिर रेक्टम और फिर एनस। अब इसको वन बाय वन देखते हैं।
द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग, ये कितनी है 1.5 मीटर्स लॉन्ग है। बिगिनिंग एट द सीकम इन द राइट इलियक फोसा। अब ये राइट इलियक फोसा कौन सा है, वो जो अगर आपको याद हो जो हमने 9 रीजन्स में डिवाइड किया था, तो जो इधर वाला रीजन था 7th रीजन जिसको आप कह सकते हैं लास्ट में एक्सट्रीम राइट पे, वो था इलियक रीजन। तो ये राइट इलियक फोसा में से स्टार्ट हो रही है एंड टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप इन द पेल्विस, पेल्विस में जाके ये ख़त्म होती है। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो कैविटी है वो पेल्विक कैविटी होती है। इट फॉर्म्स एन आर्च अराउंड द कॉइल्ड अप स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को इस तरह कवर करता है तो एक आर्क टाइप बनाता है उसके अराउंड। फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पजेज द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू सीकम, कोलोन, सिग्माइड कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। सीकम को देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम। इट इज़ अ डायलेटेड रीजन विच हैज़ ए ब्लाइंड एंड इंफीरियरली एंड इज कंटिन्यूस विद द असेंडिंग कोलोन सुपीरियरली। ये यूँ होता है कि यहाँ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हुई है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है सीकम, इसके नीचे यहाँ आगे कुछ भी नहीं है, तो इसको हमने क्या किया ब्लाइंड एंड है, आगे कुछ भी नहीं है। और सुपीरियरली इसके पास हमारे पास क्या आ जाता है असेंडिंग कोलोन। यहाँ पे एक सिर्फ छोटी सी ट्यूब निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं अपेंडिक्स। जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द टू द इलियोसिलिक वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व ओपन्स फ्रॉम द इलियम, ये उसी वॉल्व की बात हो रही है। द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ फाइन ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड विच लीड्स फ्रॉम द सीकम, सीकम से सिर्फ एक ट्यूब छोटी सी निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। It is usually about 8 to 9 centimeter long and has the same structure as the walls of the large intestine but contains more lymphoid tissue. Appendix में lymphoid tissue जो है lymphocytes वगैरह वो ज़्यादा होते हैं as compared to other parts of large intestine. फिर नेक्स्ट पार्ट हमारे पास कोलोन आता है। कोलोन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, ये सिर्फ खुद समझने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमारे पास क्या है द असेंडिंग कोलोन, जो ऊपर की तरफ जा रहा था। दिस पासेज अपवर्ड्स फ्रॉम द सीकम टू द लेवल ऑफ द लीवर वेयर इट कर्व्स एक्यूटली टू द लेफ्ट टू बिकम द ट्रांसफर्स कोलोन। ये जो यूँ सीधा जाएगा असेंडिंग कोलोन था, ये जहाँ से मुड़ता है वहाँ पे इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है लीवर पड़ा हुआ है, तो लीवर के पास से ये मुड़ता है और मुड़ेगा तो ये क्या बना देगा आगे ट्रांसफर्स कोलोन। ट्रांसफर्स कोलोन क्या है? दिस इज अ लूप ऑफ कोलोन दैट एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम के सामने होगा एंड द स्टमक, स्टमक के भी सामने है, टू द एरिया ऑफ स्प्लीन एंड कर्व्स एक्यूटली डाउनवर्ड्स टू बिकम द डिसेंडिंग कोलोन। ये जहाँ से नीचे की तरफ आता है यहाँ हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा स्प्लीन पड़ा हुआ होगा। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमारे पास सीकम है जिससे एक ट्यूब गई हुई है जिसे हमने क्या किया अपेंडिक्स। फिर सीकम यहाँ से स्टार्ट हुई ऊपर, इसे हमने क्या कहा असेंडिंग कोलोन। ये बेंड कहाँ से होती है? लीवर के लेवल पे होती है, जहाँ लीवर है वहाँ से बेंड करेगी, सीधी जाएगी स्टमक के आगे से जाएगी और जहाँ से बेंड करेगी ये ट्रांसफर्स कोलोन बन के बेंड कहाँ से करेगी स्प्लीन के लेवल पे, और जब बेंड करेगी तो ये नीचे डिसेंडिंग कोलोन बन जाएगा। दिस passes डाउन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द abdominal cavity then curves towards the midline, ये नीचे की तरफ जाएगा और उसके बाद थोड़ा मिड लाइन की तरफ आएगा। आफ्टर इट enters the true pelvis it is known as the sigmoid colon। जब ये pelvis में एंटर हो जाए तो इसको हमने क्या नाम दी थी है sigmoid colon। sigmoid colon क्या है? This part describes an S-shaped curve in the pelvis that continues downwards to become the rectum। ये नीचे जाके आगे क्या बनाता है? sigmoid colon के बाद हमारे पास rectum आ गया। रेक्टम क्या है? दिस इज अ स्लाइटली डायलेटेड सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट लेट्स फ्रॉम द सिग्मॉइड कोलोन एंड टर्मिनेट्स इन द एनल कैनाल। कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? इस कैनाल में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका लार्ज इंटेस्टाइन का। द 4 layers of tissue described in the basic structure of the gastrointestinal tract are present in the cecum, colon, rectum एंड द एनल कैनाल। जो हमने आपको याद हो बेसिक स्ट्रक्चर पहले लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्शन टू डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें 4 हमने बताए थे कि वो सिरोसा होता है, मसल, सब मकोसा, मकोसा, तो वही सारी लेयर्स इसमें भी आती हैं। द अरेंजमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स इज मॉडिफाइड इन द सीकम एंड कोलोन। सीकम एंड कोलोन में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो थोड़े मॉडिफाइड हुए हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे हुई है वो भी हम देखते हैं। They do not form a smooth continuous layer of tissue but are instead collected into 3 bands called टिनाई कोलाई situated at regular intervals around the cecum and colon। अब ये होता है कि अगर मेरे पास ये वॉल्व है, ये किसी भी स्ट्रक्चर की वॉल्व है, ये नहीं है कि मसल जो है वो थ्रू आउट दिस वॉल्व यूँ जा रहे हो लॉन्गिट्यूडनल,
ये मैं बात कर रहा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन की। ये मसल्स कैसे होंगे, ये 3 बैंड्स में हुए होंगे, मतलब अरेंज हुए होंगे 3 बैंड्स में। जैसे अगर ये मेरे पास है इंटेस्टाइन, तो हो सकता है कि 3 बैंड्स इसके दरमियान में ही ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 3 बैंड्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल सिर्फ यहाँ है, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है। दे स्टॉप द जंक्शन ऑफ द सिग्मॉइड कोलॉन एंड दे स्टॉप एट द जंक्शन ऑफ सिग्मॉइड कोलॉन एंड द रेक्टम। ये ख़त्म हो जाते हैं सिग्मॉइड पे। ये कहाँ पे हैं? सीकम में और डिसेंडिंग कोलॉन तक। आगे सिग्मॉइड में ये नहीं होते। इसके आगे एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये बीच में जो आपको यूँ नज़र आ रही है ना, ये एक लाइन सी यूँ जो जा रही है, ये यहाँ तक आ रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? टीनिया कोलाई। इसका काम क्या होता है? ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन को इस तरह की शेप देंगे यूँ। उससे क्या होगा कि जो हमारे पास काइम है वो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो इधर से इधर मूव करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से इधर मूव करेगा। इन दिस वे काइम आगे पास आउट थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन होगा। तो इसलिए इस काइम को इस तरह मूव कराने के लिए इंटेस्टाइन में ये एक चेंजिंग आई है। मसल्स में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो बैंड्स की फॉर्म में अरेंज हैं, थ्रू आउट द लेंथ वो मौजूद नहीं है। पहले हमने स्टमक में पढ़ा है कि स्टमक में क्या चेंजिंग आई थी कि एक नए सर्कुलर मसल्स आ गए थे। दूसरी चेंजेस हम इस लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं कि यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बैंड्स में अरेंज हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। क्लियर है Yes, सर। sir. ठीक है, Clear. ठीक हो गया। In the submucosal layer there is more lymphoid tissue than in any other part of the alimentary canal. सबसे ज़्यादा lymphoid tissue किधर होता है? Large intestine में, providing non-specific defense against invasion by resistant and more potentially harmful microbes. आपको immunity provide कर रहे होते हैं, defense provide कर रहे होते हैं। In the mucosal lining of the colon and the upper region of the rectum are large numbers of mucus secreting goblet cells within simple tubular glands. कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं मुकोसा में और वो क्या सिक्रेट करते हैं? उसमें क्या होते हैं? गोपलेट सेल्स होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं? म्यूकस, जो हम थ्रू आउट द ये ट्रैक पढ़ते हैं। दे आर नॉट प्रेजेंट बियॉन्ड द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम और एनल कैनाल के दरमियान जो जंक्शन है उससे आगे ये प्रेजेंट नहीं होते, उससे पीछे पीछे ही होते हैं। In the upper section of the anal canal, the mucous membrane is arranged in 6 to 10 vertical folds. The anal columns, अब ये कह रहा है कि ये हमारे पास अनल कैनाल है जो एनस की तरफ जा रही है बेसिकली, उसका जो अपर एंड है वहाँ पे हमारे पास 6 से 10 फोल्ड्स है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? द एनल कॉलम्स। ईच कॉलम कंटेन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड वेन, और हर उस फोल्ड के पास एक ब्रांच आ रही होती है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी की और वेन की। ब्लड सप्लाई देखें तो आर्टेरियल सप्लाई इसको मिल रहा है सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज से एंड मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल आर्टरीज से, और वीनस ड्रेनेज भी इन्हीं नाम से होता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स। कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग।